दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत के व्यापारी। विनोद विनोद और अमित की कॉमिक्स है ये। इसका पहला पार्ट है मौत के निशान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। विनोद हमीद का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है ये पहले पार्ट की है, तो आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, जिसका नाम था मौत के निशान। और अब पढ़ते हैं उससे आगे। वह रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह उठकर विनोद ने मिस्टर फौजान को फोन किया। मैं विनोद बोल रहा हूँ। ओ विनोद साहब, कहाँ हैं आप? सब ठीक तो है ना? मैं आपके लिए परेशान था। हम रात बाल बाल बचे हैं। दारा ने हमारे फ्लैट में बम फिट करा दिया था, जो बल्ब के रूप में था। खैर, दारा से तो मैं निपट लूंगा, इस समय मुझे सीना की चिंता है। क्या सीना को कोई खतरा है? खतरा हो भी सकता है, इसलिए मैं उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता हूँ। तो आप उसे मेरे एक मित्र मिस्टर नारंग के घर पहुंचा दीजिए। मैं आपको उनका पता बताता हूँ और उनको फोन भी किए देता हूँ। ओके, आप पता बता दीजिए। अरे हाँ, आप राज की निगरानी करा रहे हैं ना? जी हाँ, दो आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। पता नोट कीजिए। विनोद ने पता नोट करने के बाद फोन बंद कर दिया। हमीद को होटल में छोड़कर वह शीना के पास पहुंचा। उसे खतरे से सावधान करने के बाद, तुम्हारा होटल में रहना ठीक नहीं है शीना। दारा शायद तुम्हें भी खत्म करने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। शीना तुरंत अब उसके साथ चलने को राजी हो गई। उसने अपना बैग उठा लिया। दोनों होटल से बाहर आए। कोई टैक्सी दिखाई नहीं देती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। विनोद बहुत सावधान था। उसने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल पकड़ा हुआ था। दोनों कुछ आगे बढ़े। खुली सड़क पर दारा के आदमी हम पर आसानी से हमला कर सकते हैं। उसका विचार ठीक निकला। खतरा। विनोद ने सीना को धकेला, तभी दो गोलियां चली। धाए धाए। आह! विनोद ने तुरंत अपना पिस्तौल निकालकर फायर किया। धाए। आई! तुरंत ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इस आदमी ने गोली मारी है। डरो नहीं भाइयों, मैं अपराधी नहीं हूँ, सरकारी आदमी हूँ। आप में से कोई पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड में को फोन कर दे। एक आदमी फोन करने दौड़ गया, तभी एक पुलिस कांस्टेबल आ पहुंचा। किसने मारा इसे? उसने कांस्टेबल विनोद की ओर घूमा। तुमने मारा इसे? वही निशान। यह सिपाही दारा का आदमी है। हाँ, मैंने मारा है। यह पिस्तौल किसका है? उस पिस्तौल का कौन है छूना? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कोई नहीं, लेकिन जब तक यहाँ पुलिस के जिम्मेदार अफसर नहीं आ जाते, तब तक तुम्हें तुम्हें पिस्तौल नहीं छूनी चाहिए। सिपाही पिस्तौल की ओर बढ़ा। मैं पिस्तौल जरूर छूंगा। ठहरो वरना गोली मार दूंगा। अरे, पुलिस को धमकी देता है। तभी पुलिस की कार आ पहुंची। क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। प्लीज इधर आकर मेरी बात सुन लीजिए। इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर उसने अपना परिचय कराया और स्थिति समझाई। मैं समझ गया मिस्टर विनोद, हमें आपके साथ सहयोग करने के ऑर्डर है। बस तो आप उस सिपाही को भी गिरफ्तार कर लीजिए। वह दुश्मन का आदमी है। बाद में मैं थाने आकर उससे बात करूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। एक कांस्टेबल उनके लिए टैक्सी ले आया और विनोद सिन्हा को लेकर रवाना हो गया। उसी रात हवालात में, आज दवाई नहीं मिली, आज टोकी नहीं मिली, टोकी टोकी। कैदी सिपाही पर भयंकर दौरा पड़ गया। टोकी, मुझे टोकी दो। फिर उसने दीवार से सिर टकराना शुरू कर दिया। टोकी टोकी दो। शोर सुनकर पहरेदार भागते हुए आए और उसे बड़ी मुश्किल से काबू में लिया। उसी रात मिस्टर फौजान विनोद को बता रहे थे। वह सिपाही पागल हो गया। उसने एक शब्द टोकी टोकी चिल्लाते हुए अपना सिर दीवार से फोड़ लिया है। टोकी, यह शायद उस दवाई का नाम है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मेरे जासूसों ने खबर दी है कि शहर के सैकड़ों लोगों की उंगलियों पर वह मौत के निशान है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर उस खतरनाक दवाई का आदी हो चुका है। अब मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे दारा नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति काम कर रहा है।
दारा तो केवल मोहरा है। इसके पीछे जो भी आखिर वह चाहता क्या है? वह शायद इस देश का डिक्टेटर बनना चाहता है। अब दारा को गिरफ्तार करना जरूरी हो गया है। आप उसे तुरंत गिरफ्तार करा लीजिए। वह नजर आए तो गिरफ्तार कराऊं? वह तो न जाने कहाँ गायब हो गया है। अच्छा, उस साइकिल सवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या नहीं? शायद पुलिस चीफ हार्डी के पास आई हो। तुम सुबह हार्डी से मिल लेना। ठीक है, सुबह मैं उनसे मिल लूंगा। सुबह को चीफ हार्डी के दफ्तर में। डॉक्टर फौजी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी। मैं उन्हें फोन करता हूँ। काफी देर तक घंटी बजती रही लेकिन डॉक्टर फौजी ने फोन नहीं उठाया। कोई फोन नहीं उठा रहा। शायद डॉक्टर फौजी कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए होंगे? पहले उन्हें रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद फिर फोन कीजिए। 20 मिनट बाद। घंटी बज रही, डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे खतरे की गंध आ रही है। चलिए वहीं चलकर देखते हैं। डॉक्टर फौजी के मकान पर। दरवाजा तो बंद है मगर ताला नहीं है। डॉक्टर अंदर ही है। दरवाजे पर दस्तक दी गई। खट खट। कमाल है, कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर क्या किया जाए? मेरा विचार है मामला कुछ और ही है। दरवाजा तोड़ दिया जाए। चीफ के आदेश पर सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ डाला। भीतर कदम रखते ही, ओ माय गॉड! विनोद आगे बढ़कर लाश को देखने लगा। किसी ने हत्या कर दी है। नहीं, मेरा विचार डॉक्टर ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? जी हाँ, देखे, डॉक्टर की उंगलियों पर भी वही मौत के निशान है। यानी यह भी वह खतरनाक दवाई इस्तेमाल करते थे। हार्डी ने निकट से देखा। ओ माय गॉड! डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग भी उस दवाई के चक्कर में हैं। इसी से लगता है कि दारा का संगठन बहुत मजबूत और पहुंच वाला है। न जाने किस प्रकार वह लोगों को अपनी दवाइयों का आदी बना लेते हैं। इस संगठन को समाप्त करना ही होगा मिस्टर विनोद। फिलहाल तो मैं हेडक्वार्टर फोन करके विशेषज्ञों को बुलाता हूँ। आप अपना काम कीजिए। मेरी अब यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद विनोद फ्लोरा कस्बे जाकर कर्नल बराड़ से मिला। कर्नल उस समय भी नशे में था। कर्नल साहब, क्या यह सच है कि आप टोकी इस्तेमाल करते हैं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता मिस्टर विनोद। क्यों? क्यों का जवाब भी मेरे पास नहीं है। आओ मेरे साथ शराब पियो। नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। इस नशेड़ी से कुछ उगलवाना कठिन है। नहीं पीते? अरे तो फिर जीते किस लिए हो? जो आदमी शराब नहीं पीते या पीता, उसका जीना बेकार है। अरे कहाँ जा रहे हो? जी, मरने। कर्नल के बाद वह मिस्टर बारोत से जाकर मिला। लेकिन उन्होंने भी टोकी के विषय में कुछ नहीं बताया। टोकी? यह क्या होता है? मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। झूठा। निराश होकर वह वापस सेलम आ गया। अभी हमीद ने उसे देखते ही पूछा, कुछ पता चला? नहीं, कर्नल बरार और बारोत ने कुछ नहीं बताया। लेकिन वह दोनों उस दवाई के आदी हैं। मैंने उनकी उंगलियों पर मौत के निशान देखे हैं। अगले दिन विनोद मिस्टर फौजान से मिला तो उन्होंने बताया, मिस्टर विनोद, आज शाम शहर में एक जलसा होने जा रहा है जिसमें सर प्रकार पब्लिक से जिसमें सरकार पब्लिक से अपील करेंगे कि वह उस खतरनाक दवाई टोकी से बचे रहे। पर यह सर प्रकार कौन है? आजकल तो केवल सोशल वर्कर है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व सरकार में मंत्री थे। आज वह ग्रीन पार्क में विशाल सभा कर रहे हैं। अगर वह टोकी के विरुद्ध बोल रहा है तो वह हंगामा होने का डर है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप वहां जाए। शायद दारा भी वहां आए। अगर वह आता तो आप उसे संभाल लेना। ओके। शाम को विनोद हमीद को साथ लेकर जलसे में पहुंचा। जलसा भी शुरू नहीं हुआ था। सर प्रकार को सुनने काफी लोग आए हैं। हाँ आओ, उधर लोगों के बीच चलकर बैठते हैं। चलिए। दोनों जाकर लोगों के बीच बैठ गए। बैठते विनोद की नजर अपने बराबर बैठे व्यक्ति के हाथों पर पड़ी। वो इसकी उंगलियों पर भी मौत के निशान है। उसने दबे स्वर में हमीद से कहा, जरा अपने निकट निकट बैठे लोगों के हाथ चेक करो। 2 मिनट बाद हमीद ने बताया, कई लोगों की उंगलियों पर मौत के निशान है। फिर तो यहाँ हंगामा जरूर होगा। तभी सर प्रकार कुछ लोगों के साथ स्टेज पर आए। भीड़ ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सर प्रकार जिंदाबाद। लोगों का जोश कम हुआ तो सर प्रकार माइक पर आए। मेरे देशवासियों, आज मैं आपसे बहुत जरूरी बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ।
एक भयंकर खतरा हमारे सिरों पर मंडरा रहा है। पूरे देश में खतरनाक नशा अपने पांव जमा रहा है। टोकी नामक एक मादक पदार्थ में अपना गुलाम बना रहा है। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति उठकर चिल्लाया, यह क्या बकवास है? आप कौन से नशे की बात कर रहे हैं? मैं टोकी की बात कर रहा हूँ। वह बहुत खतरनाक नशा है। झूठ है, टोकी तो जीवन अमृत के समान है। सर प्रकार के कुछ समर्थक उठकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े। तुम चुप होकर बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा। फिर उस व्यक्ति के भी कुछ समर्थक उठ खड़े हुए। यह जलसा नहीं होगा, हम टोकी के विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे। सर प्रकार को भगाओ यहाँ से। हाँ, नहीं सुनेंगे कुछ भी। सावधान, अमित, अब कुछ होने वाला है। फिर देखते देखते पंडाल में कुर्सियां उछलने लगी। लोग एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए। मारो, पकड़ लो, सर प्रकार की हत्या कर दो। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। विनोद ने देखा सर प्रकार हैरत से आंखें फैलाए स्टेज पर खड़े थे। सर प्रकार खतरे में, कोई उन पर हमला कर सकता है। और वह लपक कर स्टेज पर चढ़ गया। सर प्रकार, आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। सर प्रकार चौंक पड़े। आए, आप कौन है? मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। यहाँ लोग पागल हो रहे हैं, आप चलिए यहाँ से। यह सब उसी दवाई का असर है, लोग उसे गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप चलिए यहाँ से। अब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तभी एक धमाका हुआ और सर प्रकार की छाती से खून का फव्वारा उबलने लगा। आह! सर प्रकार! विनोद ने घूमकर देखा। इसने गोली मारी है। विनोद ने फुर्ती के साथ अपना पिस्तौल निकालकर फायर किया। आई, धौएं! गोलियों की आवाज से पंडाल में जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए बाहर भागने लगे। विनोद ने नीचे बैठकर सर प्रकार को देखा। मर गए, एक और हत्या। कुछ देर बाद हंगामे पर काबू पा लिया गया। पंडाल में पुलिस ही पुलिस थी। सर प्रकार को मेरे सामने गोली मारी गई है। आप अपना बयान लिखवा दीजिए। पुलिस के झमेले से उन्हें रात 12 बजे फुर्सत मिली। दोनों थक चुके थे, इसलिए होटल पहुंचते ही सोने के लिए लेट गए। गुड नाइट हमीद, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। सुबह उठकर विनोद ने अखबार देखा तो हैरान रह गया। पहले ही पृष्ठ पर समाचार छपा था। भूतपूर्व मंत्री सर प्रकार का निधन, कार एक्सीडेंट में स्वर्गवास। कार एक्सीडेंट, यह क्या छपा है? उनकी तो हत्या की गई है। उसने तुरंत मिस्टर फौजान का नंबर मिलाया। मिस्टर फौजान, ये अखबार में क्या छपा है? मामला बहुत गंभीर हो गया विनोद साहब, आप तुरंत दफ्तर आकर मुझसे मिलिए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वह फौजान के सामने बैठा था। वो मिस्टर विनोद, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। क्या हुआ? कल रात आला कमान की इमरजेंसी बैठक हुई थी और मुझे भी वहां बुलाया गया था। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं अपनी छानबीन बंद कर दूं। यह केस मुझसे वापस ले लिया गया है। मीटिंग में सभी मुझसे नाराज थे। उनका कहना था कि मैं एक मनगढ़ंत नशीली दवाई का अफवाह फैला रहा हूं। और मजे की बात यह है कि बैठक में शामिल होने वाले 15 सदस्यों में से 13 की उंगलियों पर वही मौत के निशान थे। इसका मतलब है दारा और उसके साथी आपकी सरकार को गुलाम बना चुके हैं। अब देश का भाग्य उनके हाथों में। सरकार अब आपकी कोई मदद नहीं करेगी। न करे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपने देश को उन गुंडों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। और आपको मेरी मदद करनी होगी मिस्टर विनोद। जब सरकार ही नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। पुलिस चीफ हार्डी और सीआईडी चीफ हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारी मदद करने का वादा किया है। इसलिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम उस व्यक्ति को जरूर सामने लाएंगे जो छुपकर यह भयानक खेल खेल रहा है। ठीक है, मैं आपका साथ देता रहूंगा। थैंक्स। एक और बात, सरकार ने इजराइल से राजदूत सर गार्गी और जर्मन से सर कामत को वापस बुला लिया है। और मैंने सुना सर नोबल को भी अमेरिका से बुलाया जा रहा है। वह क्यों? इसलिए कि यह तीनों सज्जन, ईमानदार और देशभक्त हैं। अब वह लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर रखना नहीं चाहते। सर गार्गी सेना के पिता है। आप एक बार उनसे मिल लीजिए। उन्हें आपके बारे में बता दिया है। उनसे हमें काफी मदद मिल सकती है। आप उनसे होटल केविन के रूम नंबर 102 में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ।
और आगे के लिए कोई प्रोग्राम बनाता हूँ। कुछ देर और बात करने के बाद विनोद वापस चल दिया। विनोद की टैक्सी एक पुल से गुजर रही थी कि अचानक सामने से एक वैन ने टैक्सी का रास्ता रोक लिया। खतरा। चार गुंडे वैन से उतरकर टैक्सी के निकट आए। एक गुंडे ने टैक्सी का दरवाजा खोलकर विनोद को बाहर घसीट लिया। यह क्या बदतमीजी है? शट अप। चल उधर वैन में चलकर बैठ जा। यह दारा के गुंडे मुझे कहीं ले जाकर मार डालना चाहते हैं। चारों गुंडे उसे घेरे में लेकर वैन की ओर बढ़े। अगर मैं एक बार वैन में बैठ गया तो फिर नहीं बच सकूंगा। अभी कुछ करना होगा। और फिर अचानक वह हवा में उछला। ए, पकड़ो! पुल की रेलिंग के निकट पहुंचकर वह रेलिंग पर चढ़ गया। गोली मार दो, पकड़ो उसे! लेकिन किसी एक गोली चलाने से पहले ही विनोद ने नदी में छलांग लगा दी। उसका शरीर नदी में नीचे बैठता चला गया और वह पानी के अंदर ही अंदर तैरने लगा। और कुछ दूर तैरने के बाद उसने पानी से सिर निकालकर पुल की ओर देखा। अभी भी खतरा है, पानी के अंदर ही तैरता हूँ। उसने फिर डुबकी लगाई और तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। लगभग आधा मील तैरने के बाद वह नदी से बाहर निकला। सड़क पर आकर उसने गुजरते हुए एक ट्रक से लिफ्ट ली और शहर की ओर रवाना हो गया। वह अपने होटल पहुंचा। अमित कहीं गया हुआ था। उसने गीले कपड़े उतारकर दूसरा सूट पहना और उसी समय होटल क्वीन में सर गार्गी से मिलने चल दिया। होटल क्वीन के गेट में पुलिस होते हुए ठिठक कर रुक गया। दारा। दारा उसके निकट आया। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हो रही है विनोद? जरूर हो रही होगी, क्योंकि तुमने तो मुझे खत्म करने के लिए अपने गुंडे भेजे थे। हाँ, भेजे तो थे, लेकिन तुम बच गए। अच्छा हुआ, अब समय आने पर मैं तुम्हें अपने हाथ से गोली मारूंगा। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। वह समय बहुत जल्दी आएगा। इस वक्त तो तुम सरगार्गी से मुलाकात करने का अपना अरमान पूरा कर लो। तो तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ विनोद। अब तुम्हारे पीछे न सीक्रेट सर्विस की शक्ति है और न यहाँ की सरकार तुम्हारी सहायता करेगी। तुम बस अब एक विदेशी पर्यटक हो। मेरा मशवरा मानो, अपने देश वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे मशवरे पर विचार करूंगा। फिलहाल बाय बाय। विनोद ने सर गार्गी के रूम में पर पहुंचकर दस्तक दी। यस, मैं सर गार्गी से मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद है। कुछ देर बाद वह सर गार्गी के सामने था। हेलो मिस्टर विनोद, फौजान ने आपके बारे में बताया था। सर गार्गी ने विनोद का परिचय अपने साथी से कराया। यह सर कामत है, इनको जर्मन से वापस बुलाया गया है। हेलो। आराम से बैठने के बाद आपको मिस्टर फौजान ने यहाँ के हालात बता दिए होंगे। जी हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मिस्टर फौजान कह रहे थे कि आप हमारे साथ मिलकर उस खतरे का सामना करना चाहते हैं। हाँ, चाहता तो हूँ, लेकिन मैं खुलकर सामने नहीं आ सकता। सरकार ने जो कदम उठाया है उस पर भी मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। तो फिर आप हमारी सहायता किस प्रकार करेंगे? समय आने दीजिए, फिर देखिए। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे अंदाजा हो गया है कि इस भयानक षड्यंत्र के पीछे कौन हो सकता है। मुझे भी कुछ बताइए। अभी नहीं, पहले मैं सबूत इकट्ठे कर लूं, फिर उस देशद्रोही का नाम सबके सामने बताऊंगा। इस बीच आप अपना काम जारी रखिए। मेरे काम की आप चिंता न कीजिए। मैं जिस अपराधी के पीछे पड़ जाता हूँ उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लेता हूँ। मैं निर्णय कर चुका हूँ कि आपके देश को खतरे से मुक्त कराकर ही वापस भारत जाऊंगा। थैंक्स। कुछ देर बातें करने के बाद विनोद वापस चला गया। उसी श्याम दार अपने फ्लैट में बैठा था कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया तो एक भारी स्वर सुनाई दिया। दारा। यस बॉस। क्या रिपोर्ट है? स- सब ठीक चल रहा है बॉस। बस वह भारतीय जासूस विनोद सिर दर्द बना हुआ है। तो उसको खत्म क्यों नहीं कर देते? कई बार कोशिश की है बॉस, लेकिन वह पूरा शैतान है। हर बार बस निकलता है। वह बहुत खतरनाक आदमी है दारा। उसको किसी भी तरह खत्म कर दो। वह अकेला व्यक्ति है जिससे मैं भयभीत हूँ। ओके बॉस, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि वह बच न पाए। और उसी रात विनोद के कमरे में भी फोन की घंटी बजी। टिंग। हेलो मिस्टर विनोद, मैं सीक्रेट एजेंट 3 बोल रहा हूँ।
फ्लोरा में सरकार की ये फार्म हाउस पर आप मुझे देख चुके हैं। हाँ समझ गया, कहिए क्या बात है। बात बहुत गंभीर है। मैंने सर फौजान को फोन किया था, लेकिन वह नहीं मिले। मैं इस समय दारा का पीछा कर रहा हूँ, यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। कहाँ? वह वुड हाउस। शहर से 50 मील दूर दारा का एक फार्म हाउस है, जिसमें एक सफेद इमारत खड़ी है। आसपास मीलों तक आबादी नहीं है। इस वुड हाउस में किसी मीटिंग की तैयारी चल रही है। कर्नल बराड भी वहां आए हैं। क्या आप इसी वक्त आ सकते हैं? हाँ मैं आता हूँ। फोन रखकर विनोद ने दूसरे कमरे में जाकर हमीद को कुछ निर्देश दिए और फिर तुरंत ही गाड़ी लेकर रवाना हो गया। वुड हाउस से कुछ दूर पहले झाड़ियों के निकट उसने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरा। तभी एजेंट 3 कहीं से निकलकर सामने आ गया। हेलो मिस्टर विनोद। हेलो। वह सामने इमारत में मीटिंग हो रही है, निकट से जाकर देखना चाहिए। दोनों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए और इमारत की तरफ बढ़े। लंबा चक्कर लगाकर वह इमारत के पीछे आ गए। वह खिड़की खुली हुई है, लेकिन खिड़की तक जाने में खतरा भी है। बाहर अंधेरा में नीचे लेटकर खिड़की तक चलते हैं, शायद उन लोगों की बातें सुनने को मिल जाए। ओके चलो, आगे आप चलिए। दोनों जमीन पर औंधे लेटकर खिड़की की ओर खिसकने लगे। खिड़की से कुछ दूर रह जाने पर विनोद ने घूमकर एजेंट 3 की ओर देखा। अरे कहाँ गया? एजेंट 3 कहाँ चला गया? उसे इस तरह तो गायब नहीं होना चाहिए था। कहीं वह भी दुश्मन का साथी तो नहीं था? और वुड हाउस में क्या नाटक खेला जा रहा है? क्या मैं इन खतरनाक अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूंगा? यह सब जानने के लिए पढ़े इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, शैतान की मौत। पढ़ना न भूले। तो दोस्तों ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। फिर उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया और खिड़की के बिल्कुल नीचे पहुंच गया। पहली बार अंदर से आती आवाज उसके कानों से टकराई। मैं तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूं दारा। यह तो कर्नल बरार की आवाज है। कर्नल तुम एक बार फिर टोकी के बिना जीवित रहकर मजा देख चुके हो। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो तुम्हें टोकी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दारा। फिर अचानक ही मार्च के किसी भाग से एक औरत की दर्दनाक चीख उभरी। नहीं, यह कौन है? दारा की आवाज सुनाई दी। यह तुम्हारे दोस्त और हमारे दुश्मन सर प्रकार की लड़की नीलम है। हम इसे टोकी के जरिए अपने इशारों पर चलाना सिखा रहे हैं। ये अत्याचार है। पहले तुम उसके बाप की हत्या कर चुके हो और अब उसे। तभी फिर चीख सुनाई दी। नहीं, छोड़ दो मुझे। किसी मासूम लड़की पर जुल्म हो रहा है। खतरे की परवाह न करते हुए विनोद उछलकर खड़ा हो गया। आठ सुनकर कमरे में उपस्थित चारों लोगों ने खिड़की की ओर देखा। गुंडों ने हथियार के लिए जेब की ओर हाथ बढ़ाए। नहीं, कोई नहीं लेगा वरना गोली मार दूंगा। और फिर वह खिड़की पर चढ़कर कमरे में कूद गया। तो दोस्तों ये कॉमिक्स तो यहीं समाप्त होती है और इसका तीसरा और अंतिम पार्ट है, शैतान की मौत। तो उसको उस अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट में, शैतान की मौत में।